हेलो। नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार, आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए एसएसटी का टीचर। और आज जो आपका सेगमेंट है वो है प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। प्रमुख राजवंश इसमें क्या था कि अभी तक हम लोगों ने जो राजपूत कालीन समय था, सामंतवाद का जो समय था, उसके बारे में चर्चा की। उसके पश्चात परमार, प्रतिहार, चोल, गहड़वाल, चैंदी, ये तमाम राजवंश थे जिसे हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। और इस राजपूत काल में विभिन्न राजवंशों ने समय समय पर शासन किया। इसके पश्चात इनकी कुछ संस्कृति भी थी, इनका कुछ रहन सहन था, इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कुछ विकास किया था। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उस समय की कला, संस्कृति, सामाजिक उपलब्धि और किस प्रकार से इनके रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था कार्य करती थी। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो इस समय का जो रीति रिवाज है या व्यवस्थाएं हैं वो गुप्त काल की भांति ही पहले से जैसे गुप्त काल में था, ज़्यादातर प्रणाली उसी प्रकार से इस काल में भी हमें दिखाई देती है। गुप्त काल में हम भारतीय शासन विधान की उन्नति के एक विशिष्ट सोपान पर पाते हैं। आगे आने वाली शताब्दियां भी इसी प्रकार से परिलक्षित होती दिखाई देती हैं। अर्थात इस समय में भी बहुत कुछ परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर राजा की बात करें तो गुप्त काल में जो राजा होता था वो केंद्रीय सत्ता का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता था। सारी शक्तियां राजा में ही निहित होती थीं। राजा के बाद राजा मतलब राष्ट्र का मालिक राजा हो गया। उसके बाद प्रांत हुआ करते थे। प्रांत पे गवर्नर होता था या राज्यपाल होता था, जिसको भुक्ति कहा जाता था। और उसके बाद भुक्ति होता था। भुक्ति का अगर कोई अधिकारी होगा तो वो भोग कहलाएगा। इसके बाद विषय होता था, मंडल होते थे, तो विषय का जैसे प्रमुख अधिकारी होता था वो विषयपति होता था। और सबसे नीचे अगर प्रशासन की कोई इकाई होती थी तो वो गांव हुआ करती थी। गांव सबसे निचले स्तर पर एक प्रशासनिक इकाई के रूप में हमें देखने को मिलती है। वो गांव का मुखिया ग्रामीण होता था या ग्रामीणी होता था, जिसको हम उत्तर गुप्त काल में और गुप्त काल में भी देखते हैं। तो यही व्यवस्था आने वाले उत्तर गुप्त काल में भी या सामंत काल या राजपूत काल में भी हमें दिखाई देती है। अब राजा सर्वोच्च अधिकारी हो गया। उसके बाद प्रांत होते थे। प्रांतीय प्रशासन की अगर बात करें तो साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया, जिसे भुक्ति कहा जाता था। और यहाँ का जो अधिकारी होता था वो राष्ट्रिक या उपरिक या महाराज या राज्यपाल के नाम से जाना जाता था। और ये जो अधिकारी होता था या तो राजवंश से संबंधित होगा या राजा का पुत्र होगा या राजा के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहने वाला अधिकारी, क्योंकि गवर्नर होता था और एक प्रांत का पूरे का वो मालिक होता था। इसलिए ये इस पद पर होने वाले अधिकारी को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रहना पड़ता था। और ये ज़्यादातर वो लोग होते थे या तो राजा के ब्लड से संबंधित, मतलब जिनका खून का रिश्ता होता था, नहीं तो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र लोगों को इस पद पर नियुक्त किया जाता था। प्रांतों को सुविधा की दृष्टि से विषय में बांटा गया, मैंने बताया। जैसे अपने यहाँ मंडल या जिला है, तो प्रांत के बाद जो विभाग था या जो व्यवस्था थी विभाजन की, वो विषय कहलाती थी। और विषय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो विषयपति होता था। जैसे यहाँ जिला अधिकारी होता है आधुनिक समय में, और आधुनिक जिला अधिकारी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं। जैसे राजस्व विभाग है, और आपका तहसीलदार का काम है, कानून को अधिकारी है, आज लेखपाल मिलेगा, और अमीन, ये तमाम अधिकारी जिला अधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी बहुत से अधिकारी होते हैं जो डायरेक्टली जिला अधिकारी के अंतर्गत काम, इनडायरेक्टली जिला अधिकारी के अंतर्गत काम करते हैं। तो विषयपति होता था, उसका बड़ा विभाजन, अधिकारों का बहुत विभाजन था। उसके पास एक कह सकते हो डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकरण के रूप में बहुत सारी शक्तियाँ होती थी।
वो अपने स्वयं के अधिकारों से या अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से पूरे विषय का डायरेक्ट नियंत्रण, विषय पर डायरेक्ट नियंत्रण रखता था। और न केवल नियंत्रण रखता था बल्कि समय समय पर वो जो राजा होता था डायरेक्ट राजा से भी संवाद कर सकता था। तो विषयपति का बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। हालांकि ये जो विषयपति होता था वो राजा के बाद जो मुफ्ती होता था या गवर्नर होता था उसके अंतर्गत आता था, लेकिन ये डायरेक्ट राजा को भी रिपोर्ट कर सकता था। ठीक है। इसके बाद स्थानीय शासन की अगर बात करें तो ये गांव या ग्राम सबसे निचले स्तर पर एक इकाई होती थी और वो उसका जो मुखिया होता था वो ग्रामिक कहलाता था। और नगर का शासन, नगर भी हुआ करते थे, नगर का भी जो कह सकते हैं निर्माण की प्रक्रिया थी इसी समय लगभग प्रारंभ हो गई थी। और 5 या 6 गांव मिलाकर नगर कहा जाता था कि 5 या 6 गांव आसपास बसे हुए हैं, तो इस प्रकार के नगर को पंचकुल कहते थे। और इसमें पंचकुल नामक एक समिति कार्य करती थी और वो नगर के विभिन्न कार्यों को देखती थी। और इस समिति में पंचकुल में 5 योग्य व्यक्ति हुआ करते थे या 5 योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी। अब ये तो प्रशासन हो गया। राजा की जो जिम्मेदारियां थीं वो क्या थीं? राजा की जिम्मेदारी होती थी कि सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात राजा का दायित्व होगा कि वो अपने सुख से ज़्यादा, अपने समृद्धि से ज़्यादा प्रजा का ध्यान रखे, अपने ऐश्वर्य से ज़्यादा प्रजा का ध्यान रखे। इसके अलावा राजा का यह भी कर्तव्य होगा कि वो अपने साम्राज्य की सीमाओं का निरंतर सीमाओं को बढ़ाए, निरंतर उनका विस्तार करे। इसके अलावा समय समय पर भारी आक्रमणकारियों से, विदेशियों से अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करे। ये महत्वपूर्ण राजा के अधिकार हुआ करते थे, जिनमें ये जो अधिकार राजा के अंतर्गत आते थे या राजा की जो जिम्मेदारी होती थी वो अपने राज्य का विस्तार करना और अपने ऐश्वर्य और सुख से ज़्यादा प्रजा के हितों का ध्यान रखना। और समय समय पर इस प्रकार से देखते हैं कि आपसी जो जिनकी सीमाएं राज्यों की टकराती थी उनमें युद्ध भी होता रहता था। अच्छा, इसके अलावा निरंकुशता की वृद्धि, राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, सब कुछ था, लेकिन इस काल में देखते हैं कि निरंकुशता की वृद्धि की अगर बात करें तो कल्लड़ की राजतरंगड़ी जो एक पुस्तक है जिसका नाम राजतरंगड़ी है, इसकी रचना कल्लड़ ने की थी। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो पुस्तक है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और 10वीं शताब्दी के लगभग ये लिखी गई है। इसमें 8 अवतरण हैं या 8 खंडों में ये विभाजित है और राजा जयसिंह के समय में ये लिखी गई है और इसकी रचना कल्लड़ ने की। कल्लड़ के पश्चात आगे कल्लड़ की जब मृत्यु हो गई तो और इतिहासकार हैं जिसमें आपके प्रागभट्ट हैं, जॉन राज हैं, जॉन श्रीराज हैं, श्रीवर हैं, इन लोगों ने भी इसमें इसको पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अगर निरंकुशता की बात की जाए तो राज्य की आंतरिक व्यवस्था की अच्छी जानकारी मिलती है हमें किससे? राजतरंगड़ी से। एक और क्रूरता की भीषण कहानियाँ, आत्मगौरव के लिए सामंतों का विद्रोह, मतलब छोटी छोटी बात पर अपने आप का ईगो बना लेना और आपस में लड़ना झगड़ना, ये हमें देखने को मिलता है सामंत काल में। रानियों तथा राजमाताओं का शासकों पर बुरा प्रभाव, उस काल की अगर देखा जाए विभिन्न प्रकार की रानी, बहुत सी रानियां ऐसी भी हुई हैं जो चारित्रिक रूप से गलत थीं या कह सकते हो जो गलत प्रवृत्ति की थीं, इनका प्रभाव भी राजकाल पर या शासन पर हमें दिखाई देता है। स्त्रियों द्वारा पतियों की हत्या, माताओं द्वारा पुत्रों का गद्दी से उतारा जाना। राजपूत काल में अपने मान सम्मान के लिए या अपने को आगे बढ़ाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के प्रपंच भी रचे जाते थे जिसमें स्त्रियां भी भूमिका निभाती थी। और ये स्त्रियां यहाँ तक होती थी कि अपनी वृद्धि करने के लिए या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपने ही पतियों की हत्या करवा देती थीं। और यहाँ तक भी देखने को मिला है कई माताएं ऐसी मिली हैं जिन्होंने अपने पुत्र को भी गद्दी से उतरवा दिया और स्वयं शासन करने लगी। दुराचार से दूषित अंतःपुर राजसभा के राज पदाधिकारियों का वर्ग भी था।
राज्य पदाधिकारी भी इससे अछूते नहीं थे, अर्थात विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करते रहते थे। कभी राजा की हत्या का षड्यंत्र, कभी किसी की हत्या का षड्यंत्र, कभी पड़ोसी राज्यों की चुगली करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये राजपूत कालीन जो व्यवस्थाएं थी, ये विभिन्न प्रपंचकारी व्यवस्थाएं या विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों का भी समय रहा। यहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने साहित्य तथा कला को संरक्षण भी प्रदान किया, मंदिरों और मठों का निर्माण भी करवाया और समय समय पर कर मुक्त सिंचाई की व्यवस्था भी की और अकाल